तो यूपी में 24 पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में 24 चेहरों पर, जिनके टिकट को लेकर सवाल यह है कि क्या बीजेपी इन दिग्गजों को क्या वाकई टिकट देगी या फिर इनका विकेट गिरेगा। 24 के लिए सभी राजनीतिक दल अब प्रचार शुरू कर चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने भी अब कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, मगर उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार तो दिए, लेकिन जो बाकी दिग्गज बचे उनकी सांसें अटकी हुई है। 80 सीटें हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एक और लिस्ट आने वाली है। 24 सीटों की अगर हम बात करें, जिसमें बीजेपी के जो धुरंधर हैं, कई बड़े नाम हैं। पहली लिस्ट में कई बड़े नामों के विकेट गिरे हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट में किनके विकेट गिर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरठ से मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल टिकट कट सकता है। खबरें यह तक उड़ रही हैं कि अभिनेता अरुण गोविल, जो रामायण के किरदार थे, उसमें राम का रोल जो कर रहे थे, या फिर किसी बड़ी हस्ती को भी उतारा जा सकता है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, अनिल अग्रवाल चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें। बरेली में संतोष गंगवार, किसी युवा चेहरे को यहां से बरेली से मौका मिल सकता है। अब पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, सस्पेंस है। देवरिया से रमापति त्रिपाठी टिकट मिल सकता है। मैनपुरी से जयवीर सिंह, रायबरेली से मनोज पांडे चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चाएं हैं। सहारनपुर से सुरेश राणा, मगर सबसे दिलचस्प केसरगंज। क्यों? बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह टिकट मिलेगा या घटेगा? याद करिए रमेश भदौड़ी, जिनका चेहरा हम दिखा रहे हैं आपको। भदौड़ी साहब का विवाद किस तरह सुर्खियां बना और टिकट कट गया। साध्वी प्रज्ञा टिकट कट गया। गौतम गंभीर टिकट कट गया। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि दिग्गजों के जो अटके हैं टिकट, अब किसका गिरेगा विकेट। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वेद पुराणों में आपने समुद्र मंथन का घटनाक्रम देखा होगा। मंथन हुआ तो किसी को अमृत मिला तो किसी को विष। युग तो बदल गया, लेकिन एक बड़ा मंथन इस देश में हर साल होता है। दरअसल मौका चुनाव का हो तो मंथन जरूरी भी है। मंथन मुद्दों का, मंथन प्रत्याशियों का, मंथन हार और जीत की रणनीति का। आजकल ऐसा ही मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जहां पहली लिस्ट में जब 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो किसी को अमृत मिला तो किसी को विष। आसान भाषा में कहें तो किसी को टिकट मिल गया तो किसी का टिकट कट गया। इससे तर मंथन जारी है, लेकिन लोकसभा के अंदर दानिश अली के साथ अभद्र भाषा वाला झगड़ा हुआ तो मंथन के बाद रमेश भिदुड़ी का टिकट कट गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके शब्दों के लिए समझ आया कि गलती हो गई। वहीं उनका ये हाल देखकर फिलहाल बीजेपी के कुछ बड़े नेता सकते में हैं, क्योंकि जिस ट्रैक रिकॉर्ड के बाद रमेश भिदुड़ी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट गया, गौतम गंभीर ने पहले ही सरेंडर कर दिया। वहीं कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड कुछ और नेताओं का भी है। माना जा रहा है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैंची चला सकती है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, जिनके नाम के साथ बाहुबली जुड़ता है। लेकिन जिस तरह से महिला रेसलरों के साथ उनका विवाद हुआ और उसके बाद उनका जो व्यवहार सामाजिक तौर पर देखा गया, वो कहीं न कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हिट किया है। दूसरा नाम है वरुण गांधी का। वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं और कई बार अपनी सरकार और पार्टी लाइन से बाहर जाकर पार्टी को सख्ते में डाल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है
पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी का, जिनका टिकट भी कट सकता है। वजह वरुण गांधी के कई बयानों में उनकी सहमति और लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूरी हो सकती है। इसके बाद कोई अगर दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है तो वो है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। हालांकि पार्टी और सरकार में रहते हुए उनके साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस सीट से वो सांसद हैं वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में लंबे समय से मांग हो रही है कि गाजियाबाद से प्रत्याशी वहीं का रहने वाला हो और वहां का नारा है बाहरी नहीं चाहिए। इस बात से बीजेपी भी अलर्ट है और इस बात पर विचार हो सकता है कि गाजियाबाद से कोई वहीं का व्यक्ति प्रत्याशी हो। इन सभी बातों पर चर्चा गर्म है और इंतजार दूसरी लिस्ट का है। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो नाम हमने आपको बताए हैं वो नाम क्रॉस फिंगर के साथ लिस्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो किसके भाग्य में आएगा टिकट और किसका गिरेगा विकेट, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, संजीव जी कांग्रेस के चेहरे हैं और पुष्पेन जी हमारे साथ सपा के चेहरे हैं। तीनों ही अपनी पार्टी के युवा चेहरे हैं। सबसे पहले नीरज जी, आप जिनको टिकट मिल गया पहली लिस्ट में उनका हो गया कॉलर ऊपर। आप बोल रहे हैं कि देखा हमने तो कहा था आला कमान के साथ हमारी नजदीकी देखिए, और जिनका दूसरी वाली लिस्ट में नाम अटका लटका भटका है वो टेंशन में, बीपी हाई लो, बीपी हाई लो। कुछ डॉक्टर को साथ लेकर घूम रहे, कह रहे चेक करते रहो बीपी मेरा। नहीं, जो कहा करते थे कौन काटेगा मेरा टिकट, तुम काटोगे, तुम काटोगे मेरा टिकट। आजकल दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, है कि नहीं नीरज जी? देखिए, दिल्ली दरबार में तो हर कोई अपनी हाजिरी लगाता है। कोई कितना बड़ा नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी अपने राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में ही अपने टिकट के सिंबल को लेने के लिए आना पड़ता है। देखिए, इंसान बड़ा अपने कर्मों से होता है। उसको पता होता है कि मैंने जनता की कितनी सेवा की है, कितनी नहीं की है। नीरज जी कान पे अगर फोन लगा लेंगे आपकी आवाज बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा कर्म आप कर लीजिए, थोड़ा सा। सर फोन डिस्कनेक्ट होगा, कनेक्ट करा रहे हैं। संजीव जी, आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, उम्मीद करूंगा फोन आप अपने पास ले आएंगे तो अच्छा लगेगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी में तो चलिए यहां तो एक अनार 100 बीमार वाला मसला है, और आपके घर का आलम तो यह है कि यहां चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ढूंढा जा रहा है कि भाई आ जाओ कम से कम चुनाव लड़ लो, नहीं संजीव जी? देखिए तिलक जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अगर आप देखेंगे हिसार से जो एमपी है ब्रिजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। और देखेंगे चूरू से जो सांसद रहे हैं राहुल जी, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे करके और कांग्रेस का हाथ थामा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये लिस्ट अधूरी लेकर आए हो संजीव जी, पूरी भी है। मतलब आपके भी कई नाम है, पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। आप जानते हैं हाल ही में पचौरी साहब हैं। देखिए मैं किस्सा मानता हूं कि बहुत सारे नेता दल बदलते हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलती। जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, उसी तरीके से कांग्रेस नहीं, आप उनके यहाँ मैंने कहा कि मारामारी इस बात की है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। अब अनार एक है, 100 बीमार। आपके यहाँ दिक्कत यह है कि प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। आपको किसने कहा तिलक जी? तो फिर बता दीजिए सर, रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ रहा है? देखिए, अमेठी के लिए पहले से राहुल गांधी जी का नाम जो है वो स्पष्ट है और आने नहीं, ऐलान नहीं हुआ है भाई। आप किसी को दिल से चाह रहे हो और पहली लिस्ट में आपको फाइनल करना है, आपको हस्ताक्षर करने हैं और आपको तय करना है कि आप यहां से लड़ोगे। उस लिस्ट में भी नाम नहीं है उनका, मैं ये कह रहा हूं संजीव भाई। कोई बात नहीं तिलक जी, आने वाले दिनों के अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा कि अमेठी से राहुल गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और रायबरेली से प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी, दोनों में से कोई एक चुनाव। नहीं, वो राज्यसभा चला गया मामला सोनिया जी वाला। राज्यसभा जाने का मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो मतलब राज्यसभा भी और लोकसभा भी खुद ही लड़ेंगे।
इसी को तो परिवारवाद कहते हैं संजीव जी। नहीं, इसको परिवारवाद नहीं कहते तिलक जी, इसको परिवारवाद नहीं कहते। अच्छा, इसको कहते हैं कि जो खाता ना वही, जो हम करे वही सही। ठीक, एक मिनट नीरज जी। अब आप उसको जिस तरीके से लेना चाहते हो उस तरीके से ले सकते हैं, बट ना सर आप ही कह रहे हो कि वो रायबरेली भी चुनाव लड़ेंगी और फिर वो राज्यसभा भी जाएंगी। ये तो आपने नई थ्योरी निकाल दी। मैंने कहा सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, दोनों में से कोई भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकता है। नीरज जी, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। मैंने कहा जब रमेश भदौड़ी साहब का टिकट कट सकता है, जो अपने आप को सदन के भीतर कितना बाहुबली साबित किया उन्होंने, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, तो फिर तो संकट तो है ही नहीं नीरज जी। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है हाँ। पार्टी की, और वो तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आज जो वोट किसी भी सांसद को मिल रहा है वो मोदी जी द्वारा किए गए विकास कार्यों के ऊपर मिल रहा है। कोई भी अगर नेता अपने क्षेत्र में जाता है तो वो मोदी जी के कामों को गिनवाता है, मतलब चाहे वो उसके एरिया आपके सांसद किसी काम के नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो नीरज जी? क्यों नहीं? आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, आप कह रहे हो हमें सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मोदी जी के ही थ्रू एमपी कार्य होते हैं ना, जो एमपी का कार्य होंगे। नहीं, प्रत्याशी की अपनी तो हैसियत होगी ना। आप इस तरह से बोल रहे हो कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। वही मैं आपको काम ही गिनवाने जा रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही। नहीं, काम तो गिनवाइए मंचों पर। मुझे ये बताइए, टिकट वाला जो मसला है, क्या लगता है आपको कि कटेगा, विकेट गिरेगा कईयों का? देखिए, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता, हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कोई हमारी परिवारवादी पार्टी नहीं है ना कि केवल ये चुनाव लड़ेगा, तो जब तक वो मरेगा नहीं जब तक वो चुनाव ही लड़ता जाएगा। हाँ। आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अच्छे अच्छे जो राष्ट्रीय लेवल के नेता थे उनको विधानसभा ला करके लड़वाया गया, ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर प्रभाव रखते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनका कद छोटा कर दिया गया, उनका क्षेत्र में प्रभाव है। वो अपने आसपास के जो क्षेत्रीय विधायक हैं जिनके उनके नाम पे कुछ लोग उनको वोट दे दें, ऐसे करके पार्टी उनको अलग अलग क्षेत्र में उनका यूज करती है। नीरज जी, लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि 2 शब्द माननीय सांसद, जो सबसे संस्कारी सांसद हैं आपके, माननीय बृजभूषण जी, उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए, कह रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना, बृजभूषण सिंह जी भी क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल बोल दें और वहां पे चीजें हो जाए। क्या लगता है आपको, टिकट मिलेगा उनको? वो ये लगता है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और आरोप अगर सिद्ध नहीं हुए हैं तो यहाँ पे अटकलें लगाना गलत है कि वो उन्होंने गलत कार्य किया था, नहीं किया था। इस पे बहस करने का काम हमारा नहीं है। इसकी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जिस दिन जांच एजेंसियां इसको सबूत दे देंगी कि हाँ इन्होंने गलती की है, उस दिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम उनको पार्टी में बैठाए रखेंगे। लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और हम उससे पहले अटकलें लगा ले कि उनकी टिकट कट जाएगी, नहीं होगी। अगर मान लीजिए बाय लक, ऐसा मैं दावा नहीं करता हूँ, परंतु अगर 1% होता है कि कल को नहीं मिलते, तो ऐसा ये थोड़ी है कि उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नीरज जी, वो अपने क्षेत्र में उनका प्रभाव। एक मिनट, इसे ही कहते हैं चाल चरित्र और चेहरा। पूछिए कैसे? आडवाणी जी पर आरोप लगा था ना? जी। आडवाणी जी पर आरोप लगा। आडवाणी जी ने पूरे देश के सामने एक नजीर पेश की, बोले कि तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक पाक साफ नहीं हो जाऊंगा, कोई पद नहीं लूंगा। और जब वो पाक साफ हुए तब उन्होंने सक्रिय राजनीति शुरू की। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही बात। ये वो चाल चरित्र और चेहरा था। आज मसला दूसरा है नीरज भाई। एक मिनट, पुष्पेंद्र जी, यहां तो कहानी कह रहे हैं कि भैया हमें भी लड़ाओ, और वो खुद नीरज जी कबूल कर रहे, कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है क्योंकि नेता उनके वो है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार अगर जो कटेगा जिनका टिकट, तो आपके यहां द्वार खुले होंगे? मेरी बात समझ रहे हो ना आप? और मेरे पास खबर भी ये है कि आप लोगों ने जो लिस्ट वेटिंग में डाल रखी है, वो इसी वजह से पहले ये ऐलान कर दें और फिर जो आएंगे उनका नाम हम देंगे। देखिए तिलक जी, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि चुनाव में टिकट का कटना, आना जाना अलग चीज है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के जो सिटिंग एमपी हों उनका टिकट कटना, इसका मतलब ये होता है कि सीधा सीधा जनता का विरोध। उसका मतलब ये होता है कि जो बीजेपी के इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने जो सर्वे कराया उसमें उन लोगों को फेल पाया कि व्यक्तिगत रूप से इनका कोई विकास नहीं, कोई सिर्फ पब्लिक से जुड़ा। अभी नीरज भाई ने कहा कि बीजेपी
का जो चुनाव लड़ा जाता है सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। यही दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर अपने अपने क्षेत्र का विकास किया होता तो भारत का विकास बहुत तेजी से होता। और आज ये नौबत नहीं आती कि टिकट काटना है, रखना है या नहीं रखना। ये आप मानिएगा पुष्पेंद्र जी, उनका फेलियर है। उनके अंदर हिम्मत तो है टिकट काट ले। मैंने आपसे सवाल पूछा कुछ और मैंने पूछा आप अमरूद बता रहे हो। मैंने इतना पूछा आपसे कि इतना बताइए कि यह बात सच्ची है ना कि भाई आपने जो लिस्ट बनाई थी उसको वेटिंग में डाल रखा है, बोले कि पहले ये ऐलान करेंगे, इनके जो टूट के आएंगे उनको हम टिकट देंगे, कुछ इस टाइप का मामला। सर देखिए, ये टूटना, मैंने आपको कहा कि अगर कोई विपक्ष में बैठा है तो एक बार को समझ आता है कि वो टूट के आ रहा है, टूट के जा रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है, 10 साल इनको सत्ता में हो गए हैं केंद्र में और लगभग 7-8 साल होने वाले हैं अपने प्रदेश में, उनको भी अगर ये डर सता रहा है कि हम किसको लड़ाएं किसको ना लड़ाएं, तो ये आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी उस टाइम उन लोगों की जो उनके क्षेत्र के हैं कि जो उनका विकास नहीं हुआ है। ये तय भी करता है कि 2024 में कितनी चुनौतियां बीजेपी अपने लिए मान रही है कि यहाँ तक कि 1 विधायक हो, 2 विधायक हो, 4 विधायक हो, कोई भी विधायक अगर किसी और पार्टी से टूट के आ रहा है तो पहले उसको तवज्जो दी जाए। कोई भी नहीं, वो आपके अपने तोड़ के मसला वाला है, अपने छोड़ के गए हैं। मैंने क्या कहा सर? हाँ, मैंने क्या कहा? वो 3-3 बार के विधायक है, समझ रहे हो ना पुष्पेंद्र जी? सर आप ये भी समझिए ना, 3-3 बार के विधायक है, 4-4 बार के विधायक हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की तरफ गए हैं। लेकिन जो हाँ, तो वो क्यों छोड़ के गए? वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीत के आए हैं, समझो इस बात को। उनकी अपने हनक है क्षेत्र में, वो उस वक्त जब लहर चल रही थी उस वक्त वो चुनाव जीत के आए और आपको छोड़ के गए, और आप कह रहे हो आज उनकी हैसियत नहीं है। सर सुनिए, मैंने कहा सबका अपना निजी प्रॉब्लम्स है, सबका ये कहना है, किसी का कुछ कहना है कि हम पे दबाव है, किसी का कुछ कहना है, तो मैं उस बहस पर नहीं जाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, अब ये हर बार ईडी सीबीआई जनता ही पक चुकी है पुष्पेंद्र जी, कुछ नया बहाना ढूंढिए ना। सर जनता पक्की है रापत जी, वो तो 24 बार चलेगा। नीरज जी जल्दी से, फिर मैं संजीव जी को पूरा वक्त दूंगा। अगर शायद बीजेपी पक जाए इन चीज से, ईडी और सीबीआई से, तो शायद जनता का भला होता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें बोलना क्या है, नहीं बोलना है। बस एक ईडी सीबीआई गलत है, तो आइए ना आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर के हमको प्रूव कर दीजिए। ईडी सीबीआई अभी आप एक बात बताइए ना, अभी आपने कहा कि आप वहाँ पे कोई बात मंगवाने वाला काम कर रहे हैं, स्टेज पे बैठ करके मीडिया ऐसा लगा दिया कि जैसे आप लोगों की जब पक्ष की सरकार है उस प्रकार से रोने से काम नहीं चलेगा। देश के अंदर विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। मोदी जी ने बोल दिया है, लोगों के दिलों को हैक करता हूँ। अगर आप नारा लगने के ईवीएम हैक कर लिया, ईडी सीबीआई से डरा दिया, तो जनता कहती है ठीक है भाई, जब सारी ताकत उसकी गई है और जब तुम लोगों को बच नहीं है तो मोदी को जिता देते हैं। जनता मोदी को जिता देती है, फिर आप अलग अलग स्टेजों पर खड़े होकर कभी किसी का हाथ उठाते हैं, कभी किसी का हाथ उठाते हैं कि हमें लड़वा दो, आज और से लड़ लेते हैं। ये तो मोदी ने देश को कैसे तंग कर दिया। अरे भाई साहब, आपने समाज को डरा धमका कर रखा था जब आप लोग बाहुबली। संजीव जी एक मिनट संजीव जी, ये आपके लिए ना एम फैक्टर जो है बड़ा घातक होने वाला है। एम फैक्टर आप कहेंगे वो जो एम बाई कॉम्बिनेशन जिससे पुष्पेंद्र जी चुनाव लड़ते हैं, वो वाला एम वाला मसला नहीं है। एम मतलब ममता दीदी, एम मतलब मायावती दीदी, बहन जी। आपने कहा, ममता जी ने कहा नहीं एकला चलो, बोले नहीं कोई गठबंधन नहीं, 42 की 42 हम डन। और दूसरी तरफ मायावती जी कह रही हैं कि ना भैया अकेले लड़ेंगे। आपने कोशिश भी की, कवायद भी की, और यहां ये कह रहे हैं कि भैया देखो हमारा कुनबा, जिनको जिसको टिकट बांटा वो कोई एक छू तक नहीं बोला। आपने जिनको 6 कहा 6 दो 7 दो, लेकिन वो कह रहे नहीं हमें 2 ही चाहिए। इनके यहां पर जाकर कह रहे 2 ही चाहिए। ये संजीव जी आप कह रहे हो कि इनके यहां बवाल ज्यादा है। देखिए तिलक जी, वो तो आने वाले समय के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी जब सारी की सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट का नाम
उतार देंगी कि किसके पास बवाल ज्यादा है, किसके पास बवाल नहीं है। ठीक। और आपने जो बात करी कि टीएमसी ने अपने सारे के सारे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने गठबंधन करने से मना कर दिया, तो आप एक कोलिएशन के अंदर जब भी आप एक गठबंधन बनाते हैं तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साथ चले। आप एक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के गठबंधन तैयार करते हैं और उन मुद्दों को दूसरी पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर उन पार्टी के जो आला कमान है, नेता हैं, अगर उनको वो मुद्दे समझ में आते हैं तो वो आपके साथ उस गठबंधन में शामिल होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के लिए लड़ने के लिए चलते हैं साथ में। तो अगर कोई भी कोलिएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है। अगर वो नहीं साथ आना चाहते तो ना आए। तो कई कांग्रेस पार्टी जो है उनके बिना भी, और ये इंडिया गठबंधन उन पार्टी के बिना भी चुनाव लड़ेगा और जीत करके सामने आएगा। ठीक। आपने कहा जिसको साथ में रहना रहे, जिसको नहीं रहना वो छोड़ के चला जाए। इस इंडिया गठबंधन की नींव, एक मिनट, इस संजीव जी, इस इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी माननीय नीतीश कुमार जी ने, जिन्होंने सबकी कुंडी खटखटाई और आपकी खटखटाई बोले कि हाँ, फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है हम साथ चलेंगे। वो तो चलिए चले गए। ममता जी ने कहा खड़गे जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट, वो आपने माना नहीं। वो भी आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वाकई फर्क नहीं पड़ता आपको। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर नीरज जी, ये जो रायबरेली और अमेठी वाला मसला है, जैसे वो दावा कर रहे हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कह रहे हैं नहीं राहुल जी तो लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। और रायबरेली में भी मामला सुनने में आ रहा है, किसी महान कवि को आप रायबरेली लेकर आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? देखिए, हम सब कुछ समझ रहे हैं, तभी तो हमें पता है, तभी तो। और अभी संजीव जी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ें। असलियत यह है कि स्मृति ईरानी जी खुद चाहती हैं कि राहुल गांधी वापस आकर के अमेठी से चुनाव लड़ें, क्योंकि जितना कांग्रेस के कार्यकर्ता मीडिया से नहीं बोल रहे हैं, उतना स्मृति ईरानी जी बार बार बोल चुकी हैं कि आप आइए तो सही वापस, अमेठी से चुनाव तो लड़िए, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं है। संजीव जी वो ललकार रहे हैं तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? वो रोज ललकार रहे हैं, कह रहे हैं आइयो अमेठी आके लड़ो। कांग्रेस पार्टी ने कब कोई बयान दिया कि राहुल जी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो टीवी पर बैठ करके क्यों नहीं आप घोषणा कर रहे हैं? आप वायनाड में घोषणा करके बैठ चुके हैं कि राहुल गांधी जी वायनाड में चुनाव लड़ेंगे, तो साथ के साथ चुनाव में चुनावी प्रक्रिया है, जिसको पार्टी टिकट देगी वो आकर के वहां से नामांकन भरेगा और वहां से चुनाव लड़ेगा। और रही बात कि आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी राहुल जी को आकर के कह रही है कि वहां से चुनाव लड़िए और वहां से आकर के आप हार जाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल था, स्मृति ईरानी जी के 5 साल के कार्यकाल में स्मृति ईरानी जी ने वहां पे क्या क्या कार्य करे, आप ये बताइए मुझे। अरे भाई साहब, वो तो जनता ने जिता करके भेज दिया, तभी समझ में आ गया ना। हम जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जाकर के वोट मांगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उनके नाम। अच्छा नीरज जी, एक मिनट अभी क्लियर कर देते हैं। संजीव जी रुकिए ना, आपकी बात आ गई, आपने अच्छा पॉइंट आया, 1 मिनट रुकिए। नीरज जी, दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप रोज राहुल गांधी को अमेठी के लिए ललकार रहे हो। अमेठी में 5 काम ऐसे जो स्मृति ईरानी जी ने किए हो अमेठी के लिए, वो गिनवा दीजिए, वो जानना चाह रहे हैं। 5 काम गिनवाइए। जब स्मृति ईरानी जी वहां से चुनाव हारी थी, राहुल गांधी जी ने जब उनको चुनाव हराया था, तो वहां पे जनता के बीच में जाकर के एक ये भी बात वहां पे बड़ी प्रचलित हुई थी कि जब वो वहां पे माननीय स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी और स्मृति ईरानी जी की अमेठी में रैली थी, तो वहां पे कुछ महिलाएं बिना चप्पलों के आई थी, तो जिसमें स्मृति ईरानी जी को बड़ा दर्द हुआ था। उन्होंने देखा था कि यहाँ पे इतना नहीं, मैंने ये पूछा कि 5 काम, वो दर्द हुआ। 1 मिनट संजीव जी, अब आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ ना, चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं निकले। 5 काम गिनवा दो अमेठी में। 5 काम। आज तक गरीबी को देखने वाला उनका नेता नहीं मिला था, आज ये कार्य क्यों नहीं गिनवाया जाएगा? जब गरीबी को नीरज जी 5 काम, अच्छा 4 गिनवा दो, बस 4। देखिए भाई साहब, स्मृति ईरानी जी का अपना जो लोकसभा एरिया है, वहां से अगर इससे कभी नेक्स्ट टाइम बहस होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा वहां पे क्या। नहीं, आज ही बताओ, आज ही बहस है। वो 3 काम गिनवा दो, छोड़ो 4 भी, 3। देखिए भाई साहब, ये वाली बहस मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अभी मेरे को वहां का एग्जैक्ट अभी ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कार्य हुए मैं इसका अभी। अच्छा 2 तो बता दो, 2 अमेठी के काम। भाई साहब, मैं अभी एक भी नहीं बता सकता, जो है वो रियल है सर। एक तो रियल में अमेठी में क्या क्या। सर आप कह रहे हो अमेठी में विकास किया हमने, और आप कह रहे हो कि मैं एक काम नहीं गिनवा सकता। सर पूरे देश के अंदर विकास कार्य हुए हैं,
हमने ये बोला है। और स्मृति ईरानी जी वहाँ पे चैलेंज कर रही है ना कि आप आइए वहाँ पे राहुल गांधी जी को, अगर हमने कार्य नहीं किया सर तो आप चैलेंज कर रहे हो, बात ठीक है, लेकिन चैलेंज के बदले आप ये तो बताएंगे ना कि हमने ये काम किया, इस आधार पे हम कह रहे चुनाव जीतेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था हमारा दिग्गजों के ऊपर था। हाँ। अगर आप अगली बार अमेठी के कार्यों पे, विकास कार्यों पे हुआ है नहीं हुआ, अगर उस पर आप सर स्मृति ईरानी जी दिग्गज नेता है, आपका दिग्गज चेहरा है। तब भाई साहब तभी तो हम उनका पक्ष लेकर के कह रहे हैं ना, उनके बेस पे हम कह रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि वो स्मृति ईरानी जी को खुला चैलेंज कर रही है कि आप आइए चुनाव लड़िए, तो ये क्यों भाग रहे हैं? ठीक, आइए ना ओके चुनाव ओके लड़िए। ओके, जिस दिन आप कह रहे हो अगली बार तो बताऊंगा मैं बैठ अमेठी के काम। से बहस करेंगे। ओके ओके, आउट ऑफ सिलेबस मामला चला गया। खैर पुष्पेन जी, ये जो टिकट वाला जो मसला है, टिकट वाला जो मसला है, अब आपको क्या लगता है कि अगर मगर किंतु परंतु बीजेपी के घर में बवाल हुआ और आपने अपने चेहरों को दरकिनार करते हुए इन्हें टिकट दे दिया, तो फिर एक बवाल की नौबत आ जाएगी कि नहीं? आप जैसे संघमित्रा मौर्य टाइप के जो मामला है कि नहीं? पुष्पेन जी, पुष्पेन जी म्यूट है शायद, म्यूट अनम्यूट वाला मसला है। आवाज आ रही है मेरी पुष्पेन जी? दोबारा कनेक्ट करो। संजीव जी, यहां मसला तो दो धारी तलवार वाला आ गया ना कि नहीं? तिलक जी, कोई मसला दो धारी तलवार वाला नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे टिकटों का अनाउंसमेंट होता जाएगा, मेरे हिसाब से सारी की सारी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके बात को इस तरीके से दिखाना कि दो धारी तलवार का मसला बन गया है, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, मुद्दे खड़ी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजीव जी, मैंने कहा बधाई दे दूं आपको, वायनाड में भी लेफ्ट ने अपना चेहरा उतार दिया। कोई बात नहीं तिलक जी, अगर लेफ्ट ने अगर अपना चेहरा उतार दिया तो बाद में राहुल गांधी जी ने कार्य करे हैं वहां पर। जैसे अभी नीरज भाई से एक छोटा सा सवाल किया गया था कि 5 साल में स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या कार्य किए थे, वो बता दीजिए। वायनाड में उन्होंने बोला कि मैं अभी तैयारी करके नहीं आया, मैं अगली बार तैयारी करके आऊंगा तो मैं जरूर गया हूँ। सच्चाई देखिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव में वोट मांगने के। अच्छा संजीव जी, अब मैं पुष्पेन जी के पास जा रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं राहुल जी ने वायनाड में कितने काम किए, गिनवा दो 5 काम वायनाड के लिए। देखिए वायनाड के अंदर जो बेसिक एजुकेशन की जो समस्या थी वहां के लोगों को, उसके लिए राहुल जी ने वहां पे कार्य किए। अच्छा, शिक्षा मंत्री है वो वहां के शिक्षा मंत्री नहीं है, बट अगर कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो संसद में कितने प्रश्न उठाए वायनाड को लेकर उन्होंने? हाँ जी, वायनाड को लेकर कितने प्रश्न उठाए संसद के भीतर? देखिए वायनाड को लेकर के उन्होंने जितने भी प्रश्न उठाए, उनमें जितने भी कार्य वो अपने संसद फंड से करा सकते थे उतने संसद फंड से कराए। सर, अगर आप देखेंगे कि वायनाड की जनता, इसलिए कहते हैं कि एक उंगली उठाओगे 4 उंगली अपनी तरफ आ जाती है। 1 मिनट, आप पुष्पेन जी, जी सर, मैंने कहा कि यह मसला दो धारी तलवार है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने तो बात कही, देखिए बिल्कुल सीधी सपाट। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको छोड़ के चले गए ना, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, ना उनकी रणनीति को, और ना ही विरोधियों की रणनीति को। आप पूछिए कैसे? जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपको टाटा बाय बाय करके गए, तब से लेकर टिल डेट नाउ, आज तक आप लोगों ने कोई विवादित बयान सुना उनका? कभी उन्होंने रामचरितमानस को लेकर, भगवान राम को लेकर कुछ बोले? नहीं ना। तो तिलक जी, हम भी तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत देर कर दी हजूर आते आते, आपको तो पता ही नहीं चला। अब इतना बताइए, ऐसे ही अगर आप किसी को एंट्री, आप कह रहे हो कि द्वार खुले, कोई आ जाए और आपका तो अपने कार्यकर्ता, वो क्या करेगा जो डंडा और झंडा उठाने वाला है? देखिए तिलक जी, समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है, समाज को साथ देने वाली पार्टी है। आप एक बात बताइए, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो पानी पी कर इनको कोस रहे थे, कह रहे थे बीजेपी को और मोदी जी को पानी पिला देंगे, और जो इनके अपोजिट ही बयान दे रहे थे, समाजवादी पार्टी में थे, तो इन लोगों को वो बहुत बुरे लग रहे थे। लेकिन जो मोदी जी के पास एक वॉशिंग पाउडर है और एक मशीन है ना, वो उसमें कोई भी आए, अपराधी आए तो धुल जाए और माफिया आए तो धुल जाए,
किसी के पास कितना घोटाला हो वो भी धुल जाएगी। तो सर वो मशीन हमारे पास नहीं है ना, अगर हमारे पास वो मशीन होती ना तो हम भी सर हम लोग सर बहुत सीधे लोग हैं, हम लोग व्यवहारिक लोग हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, समाज को जोड़ने और समाजवादी पार्टी का मतलब है समाज को जोड़ना। आप पुष्पेंद्र जी एक बहुत बड़ा उदाहरण देकर जा रहा हूं, अभी युवाओं आपके जीवन में काम आएगा ये, कई डिबेट में हिस्सा लेना आपको। सबसे बड़ा एक नारा था मायावती जी का, बीएसपी का। आपने कहा ना कि इन्होंने उनको भी साथ ले लिया जिन्होंने पानी पी पी कर इनको कोसा। नारा दिया था चढ़गुंडन की छाती पर डैश डैश डैश, है ना, याद है ना। जब आप मिल सकते हो, यह तो राजनीतिक लिहाज से सबसे बड़ी घटना थी ना, बीएसपी और सपा का मिलन। जब आप मिल सकते हो तो फिर वहां तो मामला दूसरा है। पुष्पेंद्र जी मेरी बात को समझना, है ना। तो ये सियासत है और सियासत के कई रंग हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, और पुष्पेंद्र जी आपका भी। तो किसका कटेगा टिकट और किसका गिरेगा विकेट और किसको मिलेगा टिकट, अभी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।